आज मार्केट के अंदर एक डीप कंसोलिडेशन डे है। जैसे मैंने आपको सुबह भी कहा था कि मार्केट्स के अंदर हमें ऐसा लगता नहीं कि बाज़ार के अंदर कोई बहुत बेहतर स्थिति अभी रहेगी। आप क्योंकि वजह है ना उसके पीछे की वजह डेरिवेटिव एक्सपायरी है, वजह फोर्स की थोड़ी कमी हो जाना, वजह टारगेट अचीव हो जाना, वजह अभी कोई इस तरह का डाटा डेवलप ही नहीं हो रहा कि जो बाज़ार को गिराए या फिर चलाए, इसलिए कंसोलिडेशन होना लाजमी है। दो चीज़ें मैं आपको लेवल्स के हिसाब से नोटिस कराता हूँ। अगर 24,000 350 450 एक टफ रेजिस्टेंस है ना निफ्टी का, तो 24,200 और 24,000 एक टफ सपोर्ट भी है मार्केट का निफ्टी का। तो इसके बीच में फंस सा गया है बाज़ार। आज आप देख लो दिन भर में अटेम्प्ट फेल चल रहा है। ये तो छोड़ो, आप अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग भी देख रहे हो ना, तो कुछ खास बड़ा मूवमेंट नहीं मिल रहा। कोई कह सकता है कि आज डेरिवेटिव एक्सपायरी है और अभी हम 16.5 के विक्स पे काम कर रहे हैं, तो सडन स्पाइक आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, या फॉल सडन नहीं हो सकता है, हर कुछ हो सकता है, बट ऐसा हो नहीं रहा। उसके पीछे की वजह मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि एक तो सब कुछ चेक एंड बैलेंस है। एफआईज की होल्डिंग 33% है, कम नहीं हुई। सीरीज़ के स्टार्टिंग में वो कम थी, करीब 12-13% जुड़े। डीआईएस की होल्डिंग जस्ट की तस है, रिटेल की होल्डिंग 50% है, प्रो अकाउंट्स 48% मान लेके बैठे। पुट कॉल रेशियो बिल्कुल फेयर वैल्यू पे है। 65% से ज़्यादा का रोल ओवर हो चुका है, यानी कि सारा फ्यूज़न, सारी एनर्जी ऑलरेडी अगले महीनों में ट्रांसफ़र हो चुकी है। इस महीने में तो अब कुछ नहीं बचा करने के लिए। आप ऐसे सोचिए कि मकान आप एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट कर रहे हैं, तो इस मकान में अब कुछ बचा ही नहीं, तो क्या हलचल होएगी, क्या बर्तन टकराएंगे, क्या क्या कुछ होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि सारा सामान ही दूसरे घर में शिफ्ट हो गया। अब जो होगा वो नए घर में होगा, यानी कि मई कॉन्ट्रैक्ट में होगा। तो इसलिए मई कॉन्ट्रैक्ट क्या इंडिकेशन दे रहा है? मई कॉन्ट्रैक्ट इंडिकेशन ये दे रहा है कि अभी उसके पास चलने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं है, क्योंकि आप अप्रैल में बहुत तेज़ी से चल के आए हो लास्ट 15 दिनों में। और दूसरा, गिरेगा इसलिए नहीं बाज़ार क्योंकि बहुत मेहनत करके सारे डाटा को ठीक करके यहाँ तक पहुँचा है, इसलिए गिरने की रीज़निंग नहीं है, बढ़ने की रीज़निंग नहीं है। इसलिए जब तक कुछ नया डेवलप नहीं होता तब तक बड़े कॉल लेने से बचना चाहिए। आपको बड़े फैसले मत लो, आप छोटे छोटे फैसले करो आप। हाँ, ये मैं सब चीज़ें जो बता रहा हूँ ये सिर्फ आपको इंडेक्स के हिसाब से बता रहा हूँ। स्टॉक्स के बारे में मैंने एक बार भी बात नहीं की। और मैं आपसे सही बात बताऊँ, इंडेक्स जो ट्रेडिंग करते हैं उनको कल, आज और आने वाला दिन भी, यानी कि कल अगर छुट्टी लेना चाहे तो भले ले भी जाए, कोई ख़ास दिक्कत नहीं आएगी या कोई ख़ास बड़ी परेशानी या तेज़ी मंदी कुछ नहीं आएगी। लेकिन जो स्टॉक्स में काम कर रहे हैं उनको ज़रूर रहना चाहिए इस समय मार्केट्स के अंदर। एक तो अर्निंग्स अपने पूरे पीक पे चल रहे हैं, और दूसरे अर्निंग्स का इम्पैक्ट ना मार्केट दे रहा है। एक यूफोरिया होता है जिसमें अर्निंग्स का इम्पैक्ट भी काम नहीं करता, वो यूफोरिया नहीं है। अब बाज़ार बिल्कुल शांत अवस्था में बैठा है। तो जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आज एचयूएल के नंबर्स का। एचयूएल के जब नंबर्स आए, मार्जिन आए, अबीटा आए, प्रॉफिट आए, तब तक एचयूएल नहीं टूटा, बाकायदा आधा पौना 1% ऊपर भी गया। लेकिन जैसे गाइडेंस आई, जैसे आगे की इमेज आई, उसको लेके उसके बाद उसने तेज़ रिएक्शन दिया। तो एक ही नंबर दो हिस्सों में बटा हुआ है। जो आप हल्का सा पीक देख पा रहे हैं नंबर के साथ बना, लेकिन जैसे मैनेजमेंट कमेंट्री आई, गाइडेंस आई, स्लो डाउन की बातें निकल के आई, वैसे मार्केट में तेज़ रिएक्शन। एचयूएल जैसा शेयर जो कि डिफेंसिव माना जाएगा, 4% धोना पड़ा हाथ उसको अपने। तो आपको बस थोड़ा अलर्ट रहना, स्टांस कॉशियस का रखना, एकदम से बिल्कुल अपने आप को ढीला मत छोड़ो। मार्केट के अंदर स्टांस कॉशियस रखो, वॉल्यूम कम रखो, स्टॉक्स के अंदर काम करना खूब अच्छे से करो। इंडेक्स में छुट्टी लेनी है, छुट्टी ले सकते हो, जब तक कोई बनता नहीं, डाटा नहीं बनता। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी इन बिटवीन। अब ध्वनि पटेल जो हमारी आज के मेहमान हैं वो भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी ज़रा करेंगे बातचीत, और वो भी आपको थोड़ी और गाइडेंस दे देंगे। कुछ और पॉइंट्स जो मेरे को मिलते जाएंगे मैं बीच बीच में रखता जाऊँगा आपके सामने। ध्वनि बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपकी तबीयत ठीक है? मेरे को मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेशन टीम ने बताया कि आपकी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है। ठीक है अब आपकी तबीयत? बिल्कुल डिम्पी जी, जस्ट रिकवरिंग बट बेहतर है। चलिए ठीक है, आई होप हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है कि आप अच्छे से रिकवर करो और अच्छे से हमको सब वापस गाइडेंस दो। बस मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का थोड़ा व्यू पॉइंट लेने के लिए, लेकिन उससे पहले कुणाल बोथरा जो हमारे कल के मेहमान थे, सेकंड हाफ में हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कुछ ट्रेड सजेस्ट किए थे, उनका रिपोर्ट कार्ड एक बार दिखा देते हैं।
एल&टी फाइनेंस को लेकर कल चर्चा हुई थी इसी कार्यक्रम में। कल पहले तो चॉइस इंटरनेशनल की मैनेजमेंट थी, लेकिन जब लास्ट के 10 मिनट थे जब कुणाल बोथरा अपने शेयर्स आपको बता रहे थे, उसमें एल&टी फाइनेंस उनके द्वारा दिया गया शेयर था। 2% का गेन, ओएनजीसी में करीब 1% का गेन। पीबी फिनटेक हमने पूछा, बेचने के रिकमेंडेशन सपाट हुआ। टीसीएस सपाट, वोल्टास खरीदने के रिकमेंडेशन सपाट, डिलीवरी खरीदने के रिकमेंडेशन सपाट। ज़्यादातर शेयर सपाट है। क्यों सपाट है? उसकी वजह एक्सपायरी है। ये सब F&O के शेयर हैं। रोल ओवर्स ज़्यादा तक में हो चुका है। मार्केट को सिर्फ समय काटना है और समय काट रहा है। अब समय काटने के लिए वो फ्रीज नहीं कर सकता अपने आप को, कुछ ना कुछ तो मूवमेंट करेगा ही। तो इसलिए कभी 70 पॉइंट ऊपर, कभी 70 पॉइंट नीचे, कभी 50 पॉइंट ऊपर, कभी 50 पॉइंट नीचे, वैसे करके सिर्फ टाइम मैनेजमेंट हो रहा है और थोड़ा बहुत चर्निंग ऑफ स्टॉक्स हो रही है, डेट्स इट। तो इसलिए आपको ज़्यादातर स्टॉक्स के अंदर जो रिटर्न दिख रहा है वो भी सपाट है, ना ही नफ़ा ना ही नुकसान, सपाट रहा है। मेरे को लगता है धोनी के लिए भी आज थोड़ा टफ डे होगा सिलेक्शन के लिए, बट आप सुनिएगा धोनी पटेल क्या कहती हैं आपको इंडेक्स पे और अलग अलग स्टॉक्स पे। हमने भी कुछ एक शेयर्स निकाले, उस पर भी अपनी वो गाइडेंस देंगे। तो धोनी शुरू करते हैं पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी पे टेक से। आपकी कैलकुलेशंस क्या कहती हैं? ये मंथ तो काफ़ी अच्छा रहा सीरीज़ के हिसाब से। अगली सीरीज़ में बाजार कैसे परफॉर्मेंस दे सकता है? बिल्कुल डिम्पी जी, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इंडेक्स में निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी के अंदर एक रेजिस्टेंस जो है वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप इंट्राडे स्ट्रक्चर को भी देखें तो ऊपरी स्तरों पे वापस से 24,360 24,400 लग के जो लेवल है यहाँ पे वो निफ्टी में एक रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एक हेल्दी करेक्शन जो है वो इंडेक्स के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि यहाँ पे हमने जिस हिसाब से यहाँ पे एक रनअप देखा है, करीब हम जो बॉटम फॉर्मेशन बनाए थे 21,800 की लेवल के पास, वहां से हम यहाँ पे जो बढ़त दिखा चुके हैं, तो उसके बाद एक हेल्दी करेक्शन जो है वो डेफिनेटली बनता है। इसके अंदर जो सपोर्ट लेवल हालांकि है वो हमें निफ्टी में देखने को मिल रहा है क्लियरली। यहाँ पे 24,000 का जो लेवल है वो एक अहम सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। ये लेवल अगर फर्दर ब्रेक करते हैं तो ये करेक्शन जो है वो आपको 23,900 के लेवल तक हल्का सा नीचे की तरफ आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी के अंदर यहाँ पे ओवरऑल एक स्टैंड जो है वो अभी न्यूट्रल से बेरिश साइड का बन रहा है। ऑन द नियर टर्म बेसिस हम एक करेक्शन है वो निफ्टी के अंदर देख पाएंगे, बट हाल फिलहाल के लिए कोई ट्रेड ना ले क्योंकि एक्सपायरी भी है और ओवरऑल यहाँ पे एक कंसोलिडेटेड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में भी ऑन द हायर साइड रेजिस्टेंस जो है वो क्लियरली 55,900 के लेवल के पास देखने को मिल रहा है। और वहां से अगर हम इनफैक्ट यहाँ पे इंट्राडे स्ट्रक्चर्स देखें तो कल 10-15 के बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला है। काफी सपाट यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। रेजिस्टेंस वापस से नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहां पे 55,500 का जो लेवल है वो एक अहम रेजिस्टेंस की तरह ऊपरी स्तरों पे काम कर रहा है। वापस बैंक निफ्टी में भी जो करेक्शन है वो हमें 54,800 के लेवल्स तक आता हुआ देखने को मिल सकता है। बट हाल फिलहाल के लिए दोनों ही इंडेक्स पे नजरिया जो है वो यहाँ पे वेट एंड वॉच का बनता है, क्योंकि एक हेल्दी करेक्शन जो है वो मार्केट के अंदर अब एक्सपेक्टेड यहाँ पे कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, थोड़ा करेक्शन हो जाए मार्केट फिर से आपको मौके मिल सकते हैं, इसलिए थोड़ा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी अपनाएं इंडेक्स पे तो खासकर। अब सीधा सीधा शेयर्स पे आ जाए, तो पहले ताज़ा खरीदारी वाले यानी कि आज के फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस आपकी स्क्रीन पर आएंगे। धोनी 2 शेयर हमने निकाले हैं। फर्स्ट इस मेटल का एक शेयर है वेदांता और दूसरा है डॉक्टर रेड्डीज। हमने 3 सेगमेंट आइडेंटिफाई किए थे, फर्स्ट इज आईटी, ऑटो एंड मेटल्स। तो धीरे धीरे करके डिले इम्पैक्ट आ रहा है, बट आया तीनों में। वेदांता आपकी लिस्ट में कैसे ट्रेडेबल है कि नहीं, और दूसरा डॉक्टर रेड्डीज भी चेक कर लेना। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम वेदांता की बात करते हैं तो आज के दिन में जो मोमेंटम इसके अंदर आना चाहिए था वो हमें यहाँ पे देखने को मिल चुका है। ऊपरी स्तरों पे वापस से 430 के लेवल के पास काउंटर जो है वो एक रेजिस्टेंस बनाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन किन्हीं के पास हो यहाँ पे तो वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट जो है वो वेदांता के अंदर बुक कर सकते हैं। ये लेवल क्रॉस करने के बाद अब कोई भी एक फ्रेश पोजीशन इसके अंदर रिकमेंड करी जा सकती है, तो वेदांता के अंदर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। जहां तक डॉक्टर रेड्डीज का सवाल है, इसको आप होल्ड करके रखें। अभी भी फर्दर मोमेंटम जो है वो इसके अंदर हायर साइड देखने को मिल सकता है। 1250 से 55 के लेवल्स तक काउंटर के अंदर बढ़त जो है वो बनती हुई देखने को मिलेगी। आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है, फ्रेश पोजीशन या फिर एग्जिस्टिंग पोजीशन है, दोनों के लिए यहाँ पे 1175 का स्टॉप लॉस बनता है।
ठीक है, पॉइंट टेकन है। दोनों शेयर्स पे आपके रिकमेंडेशंस आ गए हैं। दोनों के स्टॉप लॉसेस टारगेट आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे, नोटिस कर लीजिएगा। ध्वनि, दो शेयर और हैं जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है। फर्स्ट इज़ रैमको सीमेंट, ये टिपिकली एक्सपायरी प्ले है, और दूसरा फेडरल बैंक है। इन दोनों को भी जरा चेक कर लो आप। जी बिल्कुल, यहाँ पे दोनों ही काउंटर्स में सबसे पहले अगर हम रैमको सीमेंट्स को देखते हैं तो रैमको सीमेंट्स के अंदर यहाँ पे डिम्पी जी मेरी सलाह रहेगी कि जिनके पास पोजीशंस है थोड़ा यहाँ पे नजरिया अपना लंबा बना के रखे, तो इसके अंदर आपको जो गेन्स है वो अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि डेली स्ट्रक्चर पे ऑलरेडी काउंटर ने एक वी शेप रिकवरी दिखाई है। अगर आप यहाँ पे देखें तो 17 मार्च के बाद काउंटर के अंदर जो बढ़त है वो वन साइडेड यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये कंटिन्यू करेगी ऑन द हायर साइड। नेक्स्ट टारगेट जो इसका देखने को मिल रहा है वो 1040 का है। तो जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो तो बने रहे, फ्रेश पोजीशन के लिए भी यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस खास करके ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस इसका बनता है 965 के लेवल के पास, और टारगेट इसका है 1040 का। जहां तक फेडरल बैंक का सवाल है, ओवरऑल बैंकिंग में मेरा नजरिया यहाँ पे कॉशियस सा बनता हुआ देखने को मिल रहा है, और फेडरल बैंक के अंदर भी अगर हम देखें तो डेली पे प्रीवियस स्विंग हाई जो यहाँ पे जैन में बने थे उनको हमने वापस से रिटेस्ट करा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच का नजरिया बनेगा। ये स्विंग हाइस ब्रेक करते हैं 205 के लेवल के ऊपर, तो फिर यहाँ पे कोई भी एक पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है, डन। तो रैमको पे भी आपकी रिकमेंडेशन आई है, फेडरल बैंक पे आपका आइडिया आया है कि कैसे काम करना चाहिए इस पे, और वेदांता डॉक्टर रेड्डीज पे भी अपनी बात रखी है। ध्वनि, एक चीज़ मेरे को बताइए, कोई ऑप्शंस का ट्रेड है? अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया है, मान लो कोई भी ऑप्शंस का ट्रेड जो उसमें आपको कॉल प्लस करनी हो या फिर आपको तेज़ी देखनी हो, कोई भी इंडेक्स का हो या फिर स्टॉक्स का हो। यहाँ पे डिम्पी जी हाल फिलहाल में ना मैं ऑप्शंस के लिए कोई भी एक रेकमेंडेशन नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि ओवरऑल हम देख रहे हैं तो मार्केट के अंदर जो कारोबार है वो काफी फ्लैट देखने को मिल रहा है। कोई भी एक हायर साइड का जो मोमेंटम ट्रेड ऑप्शन के लिए होना चाहिए वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शंस के लिए हाल फिलहाल के लिए आप कोई भी नजरिया नहीं बनाए। स्टॉक्स के अंदर स्पेसिफिकली ऑन द लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड जो है वो पोजिशनली काम करे तो बेहतर रहेगा। शॉर्ट टर्म गेन्स भी यहाँ पर जो मार्केट के अंदर मोमेंटम फिजल आउट होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो शॉर्ट टर्म गेन्स भी यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा आने वाले कुछ दिनों में डिफिकल्ट बनता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, तो कोई ऑप्शंस का ट्रेड तो नहीं है। तो मैंने हालांकि इसलिए पता किया कि तेज़ी के अंदर अगर कोई ऑप्शंस का ट्रेड मिल जाए तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि 16 का विक्स होने के बावजूद भी मार्केट दायरे में अपने नंबर्स, अपने डाटा की वजह से फ्लैट है। नहीं तो 16.5 का विक्स तो हिलाता है बाज़ार को, है ना, बट फिर भी फ्लैट है। कोई बात नहीं, तो हम इसको थोड़ा समय लेके वापस कब ऑप्शंस का कोई ट्रेड आएगा तो चेक करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो हम कुछ मंदी के शेयर्स चेक करवाएंगे ध्वनि से, और साथ ही साथ ध्वनि पटेल की ट्रेड्स होंगी। कल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजे आने हैं, ठीक नंबर से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में कोई स्ट्रेटजी होगी तो वो भी पता करते हैं। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आप जरा कुछ मंदी वाले शेयर्स भी चेक करवाते हैं। ध्वनि पटेल ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि अलग अलग स्टॉक्स में क्या क्या करना है तेज़ी वाले सेगमेंट के अंदर। उन्होंने हमसे ये बात बताई कि आप चाहें तो ट्रेड ले सकते हैं डॉक्टर रेड्डीज के अंदर, वेदांता के अंदर और रैमको सीमेंट के अंदर। 3 तो सौदे आए। फेडरल बैंक पे वेट एंड वॉच डाल दिया, इंडेक्स पे वेट एंड वॉच डाला है, उसके लिए थोड़ा करेक्शन की वेट करनी पड़ेगी। ये सभी लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आपको नोटिस हो रहे होंगे। फिर हमने जब ऑप्शंस का ट्रेड उनसे पता किया तो उन्होंने ऑप्शंस का ट्रेड मना कर दिया, क्योंकि अभी वॉलिडिटी मार्केट के अंदर है नहीं तो टाइम वैल्यू आपके ऑप्शंस की प्रीमियम खा जाएगी, इसलिए ऑप्शंस का ट्रेड कोई उन्होंने नहीं दिया। आप ज़रा मंदी वाले शेयर्स चेक करवाते हैं उनसे। तो ताज़ा बिकवाली यानी कि फ्रेश शॉर्ट्स वो लेके आइए। धोनी हेवल्स के नंबर्स आए थे कल। एक्चुअली नंबर्स तो ठीक थे बट कमेंट्री ख़राब थी, तो कल भी ये शेयर पिटा और आज भी ये शेयर कमज़ोर है, करीब 1 से 1.5%। आई थिंक आपकी रिकमेंडेशन भी थी हेवल्स को थोड़ा और वीक होने की, आप बता भी रहे थे। तो आप ज़रा बताइए अभी और वीक हो सकता है क्या? क्या रिजल्ट्स का इम्पैक्ट ख़त्म होने जा रहा है? और दूसरा शेयर है वरुण बेवरेजेस। यहाँ पे डिम्पी जी दोनों ही काउंटर्स अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे वीकनेस देखने को मिल रही है, बट वीकनेस जो यहाँ पे लिहाज से जहाँ पे मोमेंटम डाउनवर्ड हमें देखने को मिलेगा बहुत स्ट्रांगली, वो हेवल्स का
काउंटर बनेगा। हैवेल्स के अंदर अगर हम देख रहे तो रिजल्ट के चलते हुए तो डेफिनेटली कमेंट्री के चलते हुए यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, बट चार्ट स्ट्रक्चर, टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर भी जो है वहां पे रेजिस्टेंस हमें क्लियरली देखने को मिल रहा था 1680 के लेवल के पास, और उन्हीं लेवल्स के पास हमने वापस से स्विंग हाई को टेस्ट करा और वहां से हमें ये गिरावट देखने को मिल रही है। फर्दर करेक्शन इसके अंदर जो है वो आपको गहराता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे नीचे की स्तरों पे वापस से जो सपोर्ट लेवल कायम होता हुआ देखने को मिल रहा है वो है 1550 से 1540 के लेवल के पास। ये सपोर्ट लेवल जो है वो हेवल्स के अंदर काम करने चाहिए, बट वहां तक ये जो गिरावट है वो हमें वन साइडेड देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस हालांकि आज के दिन में भी काउंटर ने ओपन हाई की फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे गिरावट दिखाई है, तो 1620 रुपए का जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए और पोजीशंस को यहाँ पे शॉर्ट साइड पे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, डन। दो अनवाइंडिंग के भी शेयर्स हैं ध्वनि, जरा उनको भी चेक कर लो आप। फर्स्ट इज ब्रिटानिया एंड सेकंड इज भारत फोर्ज। इन दोनों में कोई ट्रेड बनता है तो बताइए। जी बिल्कुल, यहाँ पे ब्रिटानिया का जो काउंटर है वो मेरे भी यहाँ पे रडार पे है ऑन द शॉर्ट साइड, क्योंकि हायर साइड पे एक रिजेक्शन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। एक पॉइंट ऑफ पोलैरिटीज का जो बन रहा था, जिसके बाद हमने ब्रेकडाउन देखा काउंटर के अंदर यहाँ पे 5560 के लेवल के पास, 5560 के लेवल के पास यहाँ पे जो ब्रेकडाउन आया उसी को वापस से हमने रीटेस्ट करा है। बट अभी कंफर्मेशन जो है वो डिम्पी जी इसके अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। काउंटर को अभी नीचे के स्तरों में वापस से 5400 का जो लेवल है वो डिसाइसिवली ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रिटानिया के अंदर ये लेवल ब्रेक होता है तो इसके अंदर कंफर्मेशन जो है वो कायम होता है ऑन द लोअर साइड, तो बोन लेवल्स के पास इसको वेट एंड वॉच करें। लेवल्स ब्रेक होते हैं डिसाइसिवली तो इसके बाद इसके अंदर कोई भी एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। जहां तक भारत फोर्ज का सवाल है तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर ही इसका वीक साइड का है। ऑन द हायर साइड वापस से स्विंग हाई रेजिस्टेंस हमें 1140 के लेवल के पास देखने को मिल रहा है, और ऑन द लोअर साइड वापस से काउंटर जो है वो 1050 का लेवल उसको रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिलेगा। तो पोजिशनल नजरिया बनेगा भारत फोर्ज के अंदर, ऊपरी स्तरों पे स्टॉप लॉस लगाए 1140 और नीचे की तरफ में 1050 के टारगेट के लिए इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन है। तो हमने आपसे जितने शेयर्स पता करने थे वो सारे शेयर्स ऑलमोस्ट हमने पता कर लिए ध्वनि, और जिस पे भी रिकमेंडेशन दी है सारे के सारे स्टॉक से वापस घुमा दो स्क्रीन पर। अगर कोई थोड़ा आगे पीछे जुड़ा है या नहीं नोट कर पाया तो उसके पास सारे शेयर्स का लेवल्स होने चाहिए, स्टॉप लॉस टारगेट, मंदी के भी और तेज़ी के भी, सभी स्टॉक्स घुमाओ। अब मैं ध्वनि थोड़ा स्पेसिफिक होकर पूछता हूँ क्योंकि नंबर्स भी चल रहे हैं इसलिए। पहला, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स आने हैं कल, उससे ठीक पहले आप उसको ज़रा चेक कर लो, क्योंकि मार्केट को यहाँ से रोकने के लिए या और बढ़त देने के लिए उसका अब चलना बहुत ज़रूरी है। 1300 के आसपास खड़ा हुआ है पिछले 3 दिन से। क्या करना है एक बार ज़रा देख के बता दीजिए। डिम्पी जी, मैं यहाँ पे एक और चीज मेंशन करना चाहूंगी कि रिलायंस का काउंटर पिछले 3 दिनों से 1300 के लेवल के पास है, बट अगर आप ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे तो अक्टूबर 2024 से काउंटर जो है वो इसी लेवल के पास एक रेजिस्टेंस बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। जब भी हम यहाँ पे 1300-1320 का लेवल जो है वो यहाँ पे रिलायंस के अंदर टेस्ट करते हैं तो वहां से काउंटर के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो 3 दिनों का नहीं है, काफी एक लंबा रेजिस्टेंस है रिलायंस के अंदर बना हुआ, मेक एंड ब्रेक का सिचुएशन है। ये लेवल अगर हम हायर साइड पे क्रॉस करते हैं तो वापस से काउंटर के अंदर तेजी जो है वो 1430 के लेवल तक देखने को मिल सकती है। बट अभी फिलहाल के लिए काउंटर जो है वो रेजिस्टेंस लेवल के पास ट्रेड कर रहा है। ब्रेकआउट आना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आना। यहाँ पे नीचे की तरफ हालांकि सपोर्ट लेवल जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे देखने को मिल रहा है 1270 के लेवल के पास। तो 1270 यहाँ पे काउंटर मेंटेन करता है और ऊपर के स्तरों पे वापस से 1300-1330 के लेवल के ऊपर ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिलती है, डिसाइसिवली क्लोज होते हुए देखने को मिलता है। तो इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है, बट हाल फिलहाल में इसको वेट एंड वॉच करें, लेवल्स को ध्यान में रखें। वेट एंड वॉच डाल दिया। मेरे को लग रहा है रिजल्ट से इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैंडिडेट बनेगा। ब्रेकआउट के केस में 1300 में आप 10 या 15 रुपये जोड़ लेना, 1315 के आसपास का। दूसरा, अगर ब्रेकडाउन होना है तो 1270 के आसपास का ब्रेकडाउन होगा। ये आपको कल क्लियर कर देगा। कल तो मतलब कल इसके नंबर्स आएंगे और आपको जो रिएक्शन है मंडे को मिलेगा, तो मंडे तक वेट कर लो। कोई बोले कि मेरे को रिलायंस से पोजीशंस बनानी है नतीजों से पहले, तो देखो उसमें भी क्लैरिटी नहीं है थॉट प्रोसेस की कि आपको पोजीशंस आइदर ऑन द साइड मंदी बनानी है कि तेज़ी बनानी है। तो
तो अभी तो छोड़ो, आप मंडे के लिए एक बार देखते हैं, मंडे को एक बार इसका जो रिएक्शन आएगा उस हिसाब से पोजीशंस बनाएंगे, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ठीक नंबर से पहले हम ये फैसला ले पा रहे हैं कि अभी कोई ट्रेड बनता नहीं है। आज क्लोजिंग में अगर कुछ समझ में आएगा तो फिर देखेंगे, ठीक है जी, अभी तो नहीं आ रहा। ध्वनि एक शेयर में को और पता करना है, काफ़ी सारे लोगों ने HUL का ट्रेड ले रखा होगा, नहीं तो HUL के ट्रेड के बाद अभी 4% की गिरावट आ गई है। आप मेरे को जरा डायरेक्शन बता दो, ये रिजल्ट्स का इम्पैक्ट यहीं पे ख़त्म हो रहा है या फिर ऑप डीप डाउन होगा ये? डिम्पी जी, अगर हम यहाँ पे HUL का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, तो वीकलीज पे अगर आप देखें तो काउंटर के अंदर जो टॉप फॉर्मेशन बनी उसके बाद 2700 के लेवल का जो यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था उसको भी हमने ब्रेक कर, और फर्दर गिरावट जो है वो इसके अंदर काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। इनफैक्ट काउंटर जो है वो अपनी 200 वीक्स की जो एवरेज होती है उसके ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। तो हाल फिलहाल में HUL के अंदर यहाँ पे जो गिरावट है वो हमें फर्दर देखने को मिल सकती है। सपोर्ट लेवल, जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है 2260 से 65 के लेवल के पास। 2260 से 65 का लेवल काउंटर मेंटेन करता है तो यहाँ पे एक रिस्पाइट देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल यहाँ पे जो गिरावट है वो हमें 2140 का 2150 का लेवल जो काउंटर ने 2 बार यहाँ पे हमें बनाया है अप्रैल 24 और वापस से इसी महीने अप्रैल में भी हमें यहाँ पे वापस वही लेवल्स का एक सपोर्ट देखने को मिला था। तो उन्हीं लेवल को काउंटर हाल फिलहाल के लिए रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यस, गिरावट जो है वो फर्दर इसके अंदर बनेगी। पोजिशनली इसके अंदर अभी फिलहाल के लिए बेरिश व्यू बना के चले। ठीक है, बेरिश व्यू है, कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं, अभी हम रुके हुए हैं इसके अंदर। 2365 जब तक आप कह रहे हो पार नहीं होगा, कोई मतलब नहीं इसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का। लेकिन ध्वनि इनके दो पीयर मैं आपके सामने रखता हूँ फिर। एक है टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट, वो डेज हाई टेस्ट कर रहा है। दूसरा नेस्ले के भी नंबर आए हैं, थोड़ी बहुत गिरावट दिखाने के बाद उसमें भी रिकवरी धीरे धीरे बन रही है। क्या इन दोनों में शिफ्ट होएं फिर? मान लो मैंने FMCG ठान ही रखा है कुछ ट्रेड लेना है तो, अब HUL तो आपने मना कर दिया। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम ओवरऑल FMCG के काउंटर्स को ही देखते हैं तो इनके अंदर सिलेक्टेड काउंटर्स है जिसके अंदर बढ़त देखने को मिल रही है। इनफैक्ट सबसे पहले जिसका आपने मेंशन करा, टाटा कंज्यूमर के अंदर हमें वन साइडेड अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। न्यू पोजीशंस के लिए रिकमेंडेड नहीं रहेगा क्योंकि ऑन द हायर साइड वापस से जो काउंटर है उसने एक हायर पे एक कंसोलिडेटेड फॉर्मेशन बनाई थी जहां पे 1230 से लेके नीचे के सरों पे यहाँ पे 1180 का जो लेवल है उसको एक कंसोलिडेटेड फॉर्मेशन में काउंटर ने बनाया था ऑन द डेली स्ट्रक्चर। तो इन्हीं लेवल्स के पास वापस हमें रीटेस्ट बनता हुआ देखने को मिलेगा। ऑन द हायर साइड हमें वापस से 1180 का जो लेवल है वो हमें देखने को मिल सकता है। फ्रेश पोजीशंस के लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बनता क्योंकि जो सपोर्ट लेवल अब देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे बनता है 1120 का लेवल। तो ओवरऑल यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है वो 1:1 का ऑलमोस्ट बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी, पोजीशंस को है उनको इंटैक्ट रखे। यहाँ पे जहां तक नेस्ले का सवाल है, नेस्ले के अंदर आज के दिन में काफी एक वॉलेटाइल मोमेंटम देखने को मिला है। एक रेजिस्टेंस जो है उसके पास काउंटर ने ऑन द हायर साइड फेस करा है। 2500 का लेवल जो है वो हम पार नहीं कर पाए और उसके बाद हमें अभी फिलहाल के लिए गिरावट देखने को मिल रही है। तो फ्रेश पोजीशन 2500 के लेवल के ऊपर यहाँ पे मैं रेकमेंड करूंगी नेस्ले के अंदर। बट ओवरऑल नीचे जो सपोर्ट लेवल बेस जो इसने कायम करा है वो है 2340 का लेवल। तो लेवल्स को ध्यान में रखें, हाल फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच करें। 2500 के लेवल के ऊपर नेस्ले के अंदर कोई भी एक पोजीशन बनाए। ठीक है, तो FMCG के आज दो बड़ी कंपनीज के नंबर्स आए, एक में तेज़ी थी तो मेरे को लगा कि क्यों ना यही तीनों चीज़ पता कर लेनी चाहिए। दूसरा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे भी अपनी राय देने के लिए बहुत शुक्रिया ध्वनि। आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमको थोड़ा गाइड कर दिया कि ठीक नंबर से पहले कोई बड़ी पोजीशंस ना लेना, नंबर्स आ जाने दो। शुक्रवार को नंबर आएंगे, सोमवार को इम्पैक्ट आएगा, तब की तब देखेंगे। फिलहाल जो भी आपने स्टॉक्स दिए हैं उसी के साथ हम रिपोर्ट कार्ड आपका कल दिखाएंगे दर्शकों को और उम्मीद करते हैं कि वो बेहतर ही बन के आएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद नया कार्यक्रम होगा। नमस्कार।